आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रहा और उसके चलते अभी तक भारतीय वायुसेना को जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा। और वो था एक ऐसा ब्लंडर जो अगर ना होता तो आज भारतीय वायुसेना की स्थिति कुछ और हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें तो हो सकता है आप इस मामले को हल्के में लें, लेकिन जब भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल इसके बारे में बात कर रहे हैं तो निसंदेह बात कोई ना कोई गंभीर होगी। हम बात कर रहे हैं 126 फाइटर्स के प्रोक्योरमेंट के बारे में जो कि MMRCA 1 में होने वाला था और एन मौके पर वो डील कैंसिल कर दी जाती है। तो इस पर बात करते हुए उस समय जो अधिकारी इसके चार्ज पर थे उन्होंने कुछ बड़े खुलासे किए हैं और कुछ बड़ी बातें बताई है और उन्होंने कैसे इस पूरे प्रोग्राम को एक सबसे बड़ा ब्लंडर बता दिया भारतीय वायुसेना के परिप्रेक्ष्य में। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहां पर न सिर्फ हम इन फाइटर्स को बना सकते थे बल्कि अगर आज वो डील फाइनलाइज हो जाती तो भारतीय वायुसेना की स्थिति कुछ और हो सकती थी। भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल हैं जिनका नाम है एयर मार्शल M महेश्वरन। उन्होंने ये खुलासा किया है, उन्होंने ये टिप्पणी करी है और वो ये मानते हैं कि 126 फाइटर्स के साथ ना जाना हमारी एक बहुत बड़ी गलती थी जिसका खामियाजा भारतीय वायुसेना आज भी भुगत रही है। आइए जानते हैं उनके स्टेटमेंट को थोड़ा करीब से। दरअसल उन्होंने कहा कि इस समय वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रही हैं और खुद चाइना जो है अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा रहा है और ये भारत के ऊपर एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता जा रहा है। एयर मार्शल M विश्वनाथन सर जो 126 मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो टेंडर था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट का आगे ना जाना हमारे लिए निस्संदेह एक कह सकते हैं अच्छा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि MMRCA के अंतर्गत अगर हम आगे जाते तो हमारे पास जो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में वो हो जाती। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये एक रेवोल्यूशन लेके आने वाला था और वहीं जो फ्रेंच कह सकते हैं एयर फोर्स थी वो लगातार एडवांस टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रही थी और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू HAL को भी ये टेक्नोलॉजी मिल सकती थी। लेकिन उस समय कुछ गलतियां फ्रांस की तरफ से भी हुई, कुछ गलतियां हमारे तरफ से भी हुई जिसका खामियाजा भारतीय वायुसेना भुगत रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत होती है सन 2000 में, जब पहली बार अगस्त 2000 में भारतीय वायुसेना एक प्रपोजल लेकर आती है जहां पर 126 मिराज 2000-2 जो एयरक्राफ्ट है इनके खरीद की बात की गई थी। हालांकि इस प्रपोजल को 2004 में डिस्कार्ड कर दिया जाता है और 2007 में एक और नया डिसीजन सामने आता है जहां पर 126 फाइटर्स की खरीद की बात की जाती है। लेकिन इस बार ये फाइटर एयरक्राफ्ट जो मिराज थे ये नहीं थे बल्कि ज़्यादा एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें राफेल फाइटर्स थे वो शामिल थे। और ये माना गया था कि उस समय फ्रांस जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी भारत को ऑफर कर रहा था और साथ में मिल करके जो एयरक्राफ्ट बनाने की सलाह थी वो दोनों देशों के द्वारा दी जा रही थी। लेकिन ये प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया और तकरीबन 15 वर्षों के बाद भी अभी तक इसमें हमें कोई बड़ा जो एडवांसमेंट है वो देखने को नहीं मिला। लेकिन हुआ क्या इसमें कि भारत ने इस प्रोग्राम को टोटली इग्नोर किया और हमने इमरजेंसी के थ्रू 36 राफेल खरीदे फ्रांस से डायरेक्टली, जो कि निसंदेह भारतीय वायुसेना के लिए एक राहत की खबर लेकर आए थे और भारत ने काफ़ी ज़्यादा उससे अपनी कैपेबिलिटी को बूस्ट किया। लेकिन आप खुद सोचिए क्या 36 राफेल हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं? उन्होंने कहा अप्रैल 2010 में भारतीय वायुसेना ने जो टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड था उसको पूरा किया था और इसमें 6 कंटेंडर्स सामने निकल के आए थे। इसमें पहला था MiG-35, फिर अमेरिका का F-16 वाइपर और फिर बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट, फ्रांस का राफेल और यूरोफाइटर टाइफून और स्वीडिश JAS-39 ग्रिपेन। लेकिन तकरीबन 643 टेक्निकल पैरामीटर्स के बेसिस पे 2 एयरक्राफ्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि जो एयरक्राफ्ट है ये जब अलग अलग टेरेन और क्लाइमेट में टेस्ट किए जाते हैं तो इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। इसमें हाई एल्टीट्यूड से लेकर हाई टेम्परेचर रीजन भी शामिल थे और सब जीरो टेम्परेचर वाले इलाके जो कि लद्दाख के हैं वहाँ पे भी इनको टेस्ट किया गया था। और बाद में राफेल और यूरोफाइटर टाइफून को शॉर्टलिस्ट किया जाता है इस टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड के बेसिस पे और इंडियन एयरफोर्स ये अनाउंस करती है अप्रैल 2011 में कि जो राफेल है इसको लोवेस्ट बिडर यानी L1 के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन शुरू होता है। लेकिन बाद में ये चीज़ सामने आती है कि जो डसाल्ट एविएशन थी भारत की तरफ से टर्म एंड कंडीशन सामने रखे गए थे उसको पूरे करने में इच्छुक नहीं है और स्पेशली जो ऑफसेट थे या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्लॉजेस थे इसको लेकर के भी डसाल्ट एविएशन उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी और बाद में फिर यहाँ पर चीज़ें बिगड़ना शुरू होती है। लेकिन एक बार फिर से इनको संभालने का प्रयास किया जाता है और भारत कहता है कि ठीक है आप 18 एयरक्राफ्ट हमें फ्लाईवे कंडीशन में भेजेंगे और बाकी के 108 फाइटर्स का निर्माण भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डसाल्ट एविएशन के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा।
लेकिन उस समय डसाल्ट एविएशन एचएएल जैसी कंपनी के साथ, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उनके साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं थी। और बाद में फिर सितंबर 2016 में भारत की तरफ से ये डील जो है स्क्रैप कर दी जाती है और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के थ्रू जो 36 राफेल्स है ये खरीद लिए जाते हैं। हालांकि बाद में एडिशनल राफेल को खरीदने का प्रयास किया गया था, लेकिन एयर मार्शल कहते हैं कि जिस प्रकार इस पूरे के पूरे डील को सुप्रीम कोर्ट में ड्रैग किया गया था, उसने बहुत ज़्यादा डिले का यहाँ पर कह सकते हैं वो कारण बनी। और जो एडिशनल 36 राफेल्स हैं, फिर इनके बारे में कुछ दिनों के लिए बातचीत रद्द कर दी गई। और उन्होंने कहा कि आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं राफेल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट थे कि जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो उस समय के भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ सर ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो जो सर्कमस्टेंसेस थे, जो परिणाम थे, वो और ज़्यादा हमारे पक्ष में हो सकते थे। उन्होंने कहा कि 36 राफेल दिसंबर 2022 तक डिलीवर कर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद एडिशनल राफेल की बात कई बार होती है, लेकिन अलग अलग कारणों के चलते हम उन राफेल्स को नहीं खरीद पाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम वहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं तेज़ी दिखाते, थोड़ा सा अगर हम अपनी दूरदर्शिता दिखाते, तो आज हमारी स्थिति अलग होती। दरअसल जब से राफेल का डेवलपमेंट शुरू हुआ था, तब से फ्रांस ने भारत को कॉन्ट्रैक्ट किया था और जो कॉन्टैक्ट किया था सॉरी और कॉन्टैक्ट को भारत ने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि भारत उस समय मिराज 2000 को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड था। लेकिन भारत को फ्रांस ने एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में शामिल होने का आमंत्रण तक दे डाला था। और अब एयर मार्शल मानते हैं कि वैसे अभी तो बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन अब भारत को ये देखना चाहिए कि आप जिस फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहे हैं, क्या भविष्य में वो ज़्यादा रिलेटेबल रहेगा। आपको रिलेटेबल ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि भारतीय वायुसेना की ताकत किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास जो एडवांस फाइटर्स के ऑप्शन है, आपको उनको पहले देखना चाहिए बनिस्बत इसके कि आप जो पुरानी डील है उसमें जान फूंकने की कोशिश करें। दरअसल उनका कहना भी सही है। भारतीय वायुसेना के दूसरे भी अधिकारियों ने कहा है कि अगर अब आप इकट्ठा बड़ी संख्या में राफेल की तरफ जाते हैं, जो कि जाहिर सी बात है F4 स्टैंडर्ड के होंगे, और ये डील अगर 2026 में फाइनलाइज कर ली जाती है, तो आपको 2029 से पहले एयरक्राफ्ट मिलने शुरू नहीं होंगे। और ये वो दौर होगा जब फ्रांस ऑलरेडी राफेल F5 स्टैंडर्ड की टेस्टिंग शुरू कर चुका होगा और उनको अपनी वायुसेना में शामिल करने की तैयारी भी कर रहा होगा। तो ऐसे में भारत को भी यही चाहिए कि अगर आपको खरीदना भी है तो ये प्रोक्योरमेंट फेज्ड मैनर में हो, अलग अलग बैचेस में हो, ताकि आपको जो एडवांस फाइटर्स के वेरिएंट है ये मिलते रहें, जिससे भारतीय वायुसेना रिलेटेबल बनी रहे, खासकर तब जब पाकिस्तान को अगले 6 से 7 वर्षों में FGFA मिलने की बात की जा रही है। तो आपको क्या लगता है, भारत ने जो 2011 और 12 के बीच में गलती करी, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है? और आपके हिसाब से जो 126 राफेल फाइटर्स है, इनकी डील कैंसिल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? और आपके हिसाब से ये भी बताइए कि जो 114 राफेल फाइटर्स हैं, इनकी डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाई, इसके पीछे का भी सबसे बड़ा कारण क्या है? और आप किसको इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? क्या भारतीय वायुसेना इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर भारत का रक्षा मंत्रालय और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, ये इसके पीछे का बड़ा कारण है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।